वसीम चेंज कर यार, क्या कर रहा था, चेंज कर। क्या चल रहा है ये? कर ले यार वसीम। I'm trying, dude. ओ यार ना कर जल्दी चेंज, तीन काम पूरा करो। फैजान रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हो? क्या कह रहे हो आप? रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हो ये? ओ यार रेहान आप भी लगा दो यार। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? ये क्या चल रहा है यार? सर ये देखिए सर, ये कौन है मेरे पीछे? Loud and clear, sir. यार ये क्या चल रहा है? मतलब ये यहाँ पे हम लोग ऑडिट पढ़ते हैं, फैशन बिजनेस की क्लास पढ़ते हैं हम लोग। सर ये पता नहीं, ये माशाल्लाह ये कौन है हैंडसम जो डार्क एंड हैंडसम कौन है, पता नहीं, समझ नहीं लग रही सर, ये कौन है सर, आपको पता है कुछ? इन्हीं हरकतों की वजह से मैं ना ऐड नहीं करता लोगों को। सर जी मजाक है सर, इतने प्यारे लग रहे हैं हमारे 2012 की पिक है। यार 8 साल पुरानी पिक्चर है, उस टाइम मैं पता सर कितना फैजान जवान आपकी मोहब्बत में इतना पीछे तक गया था, मतलब था। पता नहीं शायद, मतलब हाँ शायद बचपन तक ही ना पहुंचा मेरे। मैं कल वो तो मेरी बचपन की फोटो लगी जो मैंने भी ना देखी हो। सर मैं देखिए आपको आज रोज नई नई दिखाऊंगा। अच्छा और सुनाए, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आपका सफर माशाल्लाह अच्छा रहा? हाँ जबरदस्त, बेहतरीन है, लग शुक्र ठीक ठाक। सर अभी तो एक जवान आना है, उसकी आपने जब पिक देखनी है ना सर, आपने फैन हो जाना है। आ गया है। आ गया वो तो नहीं है वो जो यार बढ़ गए यार कसम से। यार व्हाट इज गोइंग ऑन? यार ये क्या बात चल रही है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये फजूल बातें खत्म करने के लिए और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर। जी जनाब, आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 से कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्टिंग तो है वो लेवल 1 की। लेवल 2 की टेस्टिंग जो मैक्सिमम थी, हमने एक दिन जब संडे वाली क्लास ऑन की थी हमने वहाँ पे काफ़ी हद तक कर ली थी। बट स्टिल इफ यू थिंक देयर आर एनी क्वेश्चन टू बी आंसर्ड तो यू कैन आस्क। सर फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है वो ना, उसमें 2 पैराग्राफ्स हैं रिपीट हो रहे हैं 2 दफा, तो कोई एक उसमें से काट नहीं है? हाँ, क्रैमिंग के पॉइंट उसे आप कह रहे हैं? यस सर, वो फ्लो चार्ट में भी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट के ऊपर भी वो दोनों सेम पैराग्राफ हैं। हाँ तो बस ठीक है, जहाँ से 2 जगह लिखी हुई एक बात एक जगह याद कर लो। मेरी मेरी क्वेश्चन नंबर 69 आप बोल रहे हो बेटा? जी क्वेश्चन नंबर 69 पार्ट B5।
जी रिक्वायरमेंट है इसकी Identify the weakness in the system inventory count, give a appropriate explanation to support. अच्छा बेटा अभी तक हमने ना इसमें वो हमने पढ़ा नहीं है क्या कहते हैं ये चैप्टर। तो जब हम चैप्टर नंबर 6 में इन्वेंट्री वाला एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स पढ़ेंगे तब हम बेहतर आंसर कर सकते हैं। अभी आप जनरल नॉलेज पे आंसर तो कर लेंगे बट इसको हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे जब हम वो चैप्टर नंबर 6 में इन्वेंट्री वाला टॉपिक हम पढ़ लेंगे। ठीक है। हाफिज वाज कह रहे हैं कि क्वेश्चन है उसमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का क्या दोबारा आने के कितने चांसेस हैं? मेरे ख्याल से चांसेस तो इसके बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि क्लास पढ़ाते हुए 10 साल पहले ड्रॉ करवाया था, उसके बाद ड्रॉ नहीं करवाया। और मैं तो कहता हूँ अगर आ जाए तो बहुत आसान है, इसमें मसला तो कोई भी नहीं है। सिर्फ प्रोसेस आपने सिर्फ उन शेप्स का ख्याल रखना है कि प्रोसेस के लिए आपने रेक्टेंगल बनाना है, स्टार्ट या एंड के लिए आपने ओवल शेप बनानी है, और आपने प्रोसेस को आपस में कनेक्ट करना है, डिसीजन को आपने डायमंड में लेके जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल है, इससे आपको डरना चाहिए। एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें बस काफ़ी है, और चांसेस बहुत कम है टेस्ट होने के। बट टू बी ऑन अ सेफर एंड उसको समझ लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। व्हाई वी शुड रिलाई ऑन द एग्जामिनर। और मेरा नहीं ख्याल बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का आएगा, बहुत इजी सा आएगा। अगर आएगा भी तो जो क्वेश्चन आ चुका है उसको ही देख लें, उसको ही आगे लेके चलेगा। आई डोंट थिंक सो ये बहुत प्रॉब्लम है। आसिम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78। ओके 78 पे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 68 is about discuss the risk to be considered due to introduction of the above mentioned solution। और उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि what controls would you expect in IMS to mitigate the above risk। The question पढ़ते हैं, your firm is the auditor of BEL Limited which is engaged in manufacturing and assembling of vehicles। BEL has been encouraging frequent stock outs encountering उसको stock outs काफी पेश आ रहे हैं। To address this issue, it has developed an inventory management system and connected it with the system of all the suppliers। IMS generates and sends purchase order to the supplier automatically when the inventory reaches the reorder threshold। फिर आप कहते हैं कि discuss the risk to be considered due to introduction of the above mentioned solution। जी क्या व्यूज है बाकियों की इस पे? ये बेसिकली सिनेरियो किस टॉपिक से रेलेवेंट है? ये इसमें कौन कौन सा जो स्पेशलाइज्ड कौन सा आईटी सिस्टम यूज हो रहा है इसमें? आसिम अगर आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स लिखने हैं तो वो तो हम जब नॉलेज लेके आएंगे चैप्टर नंबर 6 से इन्वेंट्री का तो वो लिख सकते हैं। अभी तक ये सवाल चूंकि चैप्टर नंबर 5 पे फोकस्ड है, और अगर आप अपना बुक अगर हम ओपन करें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये आपको टॉपिक कहाँ से आया है कि स्पेशलाइज्ड आईटी सिस्टम। सर ये वो एंड पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था बिल्कुल, तो ये इट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एग्जैक्टली, जाहिर सी बात ऑनलाइन तो है ही है, प्लस ईडीआई भी है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इसके ये जो रिस्क थे, ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे लिखे हुए हैं ऑटोमेटिक, ये आपकी स्क्रीन शो हो रही है आपको सामने। देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निकली ये उसने सिनेरियो बनाया है, बट इन द एसेंस ये है क्या? ये आपका जो है ये लेवल 1 की ही टेस्टिंग है। ये पहले 3 आपसे रिस्क पूछ रहा है और फिर आपसे कंट्रोल्स पूछ रहा है। तो इट इज अ टिपिकल लेवल 1 टेस्टिंग, इट्स नॉट अ लेवल 2 टेस्टिंग। हाँ यस, बट सिनेरियो बना के पूछा, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो आप बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है। उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया। देखिए हमने टॉपिक पढ़ा क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम होता क्या है, जिसमें परचेज और अलाउज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। इसमें होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आर ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू डिफरेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अ परचेज ऑर्डर सेंड टू वंस अगेन, और ये उसने एक टॉपिक बताया। तो जो उसने क्वेश्चन में जब वो गया उसने बड़ा स्मार्टली आपको ईडीआई का जिक्र नहीं किया। उसने आपको उसने बताया कि एक चैलेंज था
स्टॉक आउट्स उनके हो रहे थे और मैनुअली प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने कहा जी इसके बेहतर है कि हम IMS लगा दें, उसको कनेक्ट कर दें। IMS लगाना इज नॉट EDI, ठीक है ना, ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। इट्स नॉट, ये लगाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। चैलेंज जो चीज के यहाँ पे है, एंड कनेक्टेड इट विद द सिस्टम ऑफ ऑल द सप्लायर्स, IMS जनरेट एंड सेंड परचेज ऑर्डर सप्लाई ऑटोमेटिकली। ये एक वो चीज है जहां से क्या ट्रिगर हुआ आपका, इट इज वेरी नाउ गोइंग स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज व्हेन द इन्वेंटरी रीचेस। तो उसने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक सिनेरियो में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती, भाई क्या होता है, यही होता है कि जब एक लेवल पे आए वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाए। अब जिसने ये टॉपिक, यही मैं कहता हूँ कि क्रैमिंग तो खैर आपने करनी है, बट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट कि EDI क्या है। हमने कहा था ऑनलाइन कहते हैं एक सर्वर से कनेक्ट हो, लेकिन अगर एक सर्वर और दूसरे सर्वर आपस में अगर बातें कर रहा है, दो मशीन से बात कर रही है ऑटोमेटिकली विदाउट सिर्फ आइडेंटिफाई कर देना कि रीड लेवल हिट हो गया, तो ये ऑनलाइन सिस्टम तक तो सही है। बट बात यहाँ आगे है कि वो खुद ही परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर रहा है और सिस्टम में अगले के सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंटरव्यू हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है फिर EDI, ठीक है। तो इसके रिस्क ऑटोमेटिकली सारे आपको दिए, ऑर्डर ट्रेल नहीं होगी, इंक्रीज लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है, रिस्क ऑफ पॉसिबल लॉस ऑफ करप्शन ऑफ डेटा है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी रिस्क है, और जो कंट्रोल्स हैं वो भी यही चारों कंट्रोल्स हैं। तो इसका हम आंसर देखें तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसने मेरा नहीं ख्याल उसको लेवल 2 की टेस्टिंग है। इट इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल 1 क्वेश्चन जो आपने बुक से एज इट इज आंसर करना है, बट यस एंड दैट इज द आर्ट। उसने लेवल 1, अभी लेवल 1 आजकल स्ट्रेट नहीं पूछ रहा, वो इस तरह घुमा के पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन था आसिम? 78। यस, सो अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन में क्रिएट द फॉलोइंग रिस्क, इंक्रीज लेवल ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, पॉसिबल लॉस। तो अगर आप इसे मैच करें, आई थिंक ये एज इट इज डिटो कॉपी है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं फ्रॉम योर इन्वेंट्री के नॉलेज से, तो वो अभी इन्वेंट्री में पढ़ा ही नहीं, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा आर्ट है। बुक अगर देखो ICAP का एग्जामिनर अगर तो लेवल 1 एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो फिर उसको आपकी अपनी वर्डिंग चाहिए नहीं उधर, और अगर लेवल 2 एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिर आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो आपने ये सिनेरियो पढ़ के पहले ये फैसला करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेसिकली लेवल 1 है या लेवल 2 का क्वेश्चन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये आप फैसला कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आपके साथ है। तो आपने क्रैम इसलिए हम कहते हैं कि अगर अब जिसने क्रैम किया होगा और उसका दिमाग भी चलता होगा, नकल और अकल दोनों, तो उसके लिए तो ये पीनट्स है क्वेश्चन, उसने सिर्फ रिप्रोड्यूस करना और कुछ भी नहीं करना। बट यस, दिमाग चाहिए। वो जमाना चला गया कि वो पूछेगा कि EDI में रिस्क बताएं। एक मिनट कीजिएगा। ठीक है जी। तो और ये इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। और देखें ये आसिम हैड अ वेरी गुड पॉइंट। मुझे नहीं पता कि बाकियों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, और अगर किया तो फिर तो ठीक है, नहीं किया तो उनको करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड पॉइंट डेंटली। और ये वो अब कह रहे हैं, अब लेवल 1 की टेस्टिंग भी चेंज हो रही है, तो इस तरह से चेंज हो रही है। तो ये बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल थी कि वे केम अक्रॉस के किस तरह से अब टेस्टिंग लेवल 1 की चेंज हो रही है। जी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान। जी बेटा। सर हम पहले क्रैम करें उसके बाद हम प्रैक्टिस करें, या पहले रीड करके अंडरस्टैंड करें फिर प्रैक्टिस करें? क्या फ्लो होना चाहिए हमारा इस अप्रोच को लेकर? आपको क्यों नहीं होना चाहिए कि आपने जब पहले आप रीड करें, अभी क्रैम बिल्कुल भी ना करें। बेशक जब टेस्ट आ जाए तो कीवर्ड सिर्फ क्रैम कर लें, और जब पेपर के नज़दीक आप जाएंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह मैं आपका कोर्स जो है इंशाल्लाह जनवरी में एंड करा दूंगा विद ऑल द प्रैक्टिस। चाहे मुझे जितनी भी अगर एक्स्ट्रा क्लास भी ऑन करनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू द सेम। तो मैं पूरी प्रैक्टिस के साथ आपको जनवरी के एंड तक आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैक्सिमम फेब का 1 वीक। उसके बाद आपके पास टाइम होगा, तो उस टाइम पे आप क्रैमिंग करें, जो मर्जी करें, दैट इज अ टाइम। हाँ, आपको पता होगा कि यार किस तरह अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो, तो आपको ये पता चलता है कि यार ये EDI से सवाल आया है और ये 4 जो रिस्क हैं, मतलब ठीक है एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको की वर्ड तो पता हो ना कि ऑडिट ट्रेल है, सिक्योरिटी है, इसको ट्रांसमिशन डेटा में सिक्योरिटी के रिस्क हैं, मतलब उर्दू में याद हो आपको, पॉसिबल लॉस ऑफ करप्शन हो सकती है डेटा की। तो ये 4 पॉइंट्स में लिखूंगा। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होगी इंग्लिश में वो भी आप बाद में क्रैम कर लेना, लेकिन उर्दू में उस कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको इतना तो आपको आना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ आ गई बात की? जी सर, ठीक है।
तो ये आप पहले पढ़ लें, और इतना बेशक आप कीवर्ड्स बना के उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप क्रैम कर लें और फिर आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी अटेम्प्ट बेहतर हो, ताकि आप पहुंच सके वहां तक कि मैं वहां पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा। हाँ, अब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का जो क्रैम है वो बेशक आप छुट्टियों में अभी कर भी लेंगे तो 2 महीने तक वैसे आपको भूल जाएगा। तो आप कीवर्ड सिर्फ क्रैम करें, कि कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन, मॉनिटरिंग, वायरस, कंटीजेंसी प्लान, मतलब ये आपके जहन में वर्ड होगा, इस किस्म के 4 कंट्रोल है। बेशक आपको उर्दू में याद हो, पंजाबी में याद हो, कीवर्ड्स आपको याद हो बस, लेकिन पूरा जो क्रैम करना है वो आप जो बेशक बाद में करना। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। बिल्कुल जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा कि मैं आपको बता दूंगा यार कि उसने मेंशन कर दिया इसको चैप्टर नंबर 6 में, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे जितना मैरी ने कहा, लेकिन एक ये कि मैं छोड़ दूं, और बेहतर है कि मैं जो भी लिखा हो मैं अटेम्प्ट करूं, और अगर मुझे लगता है कि अभी इसका नॉलेज पूरा नहीं तो फिर हम दोबारा वापस आ जाएंगे उस पर, ऐसी कोई बात नहीं। बट मैं अटेम्प्ट, जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं टच जरूर करूँ। सर लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था उसका इंटरनल कंट्रोल्स का, परफॉर्मेंस रिव्यूज वो सब, उसमें फिजिकल सिक्योरिटी ये लिखनी थी, तो उसमें सर सारा उसने सेल्स सिस्टम की आंसर में जो सोल्यूशन पैक कॉलम दिया, सेल्स सिस्टम चैप्टर 6 में से उठाकर वो उसमें पुट किया होता, वो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ था। मैंने रिलेट भी किया था काफी सिनेरियो से वो क्वेश्चन का आंसर, फिर भी उसमें बस नंबर लास्ट नहीं मिला। टेस्ट मैंने असल में दिखा नहीं था, उसने एक दिन पहले बना के अपलोड कर दिया था, तो उसमें मेरे बेबी मैंने खुद अभी तक टेस्ट देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किया। तो अच्छा, एक दफा आपने अगर सोच लिया है तो जब हम अभी आज या कल हम सेल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म होते हैं तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो आई एम वेटिंग योर क्वेश्चंस, इफ देयर आर एनी तो प्लीज लेट मी नो, ताकि उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करें। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? क्वेश्चन नंबर 63C, ये यहाँ सब कह रहे हैं। जी, IT डिपार्टमेंट, explain the term communication protocols. इसी की बात कर रहे हैं रेहान? अच्छा जी, मेरे ख्याल से ये जो हमारा जब कोर्स चेंज हुआ ना, पहले IT का एक अलग से चैप्टर था पूरा, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 कहते थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल चैप्टर 7 था। जब हम कोर्स रिवाइज हुआ तो उसमें ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो टॉपिक है वो एलिमिनेट हो गया हमारे कोर्स में, जो कि अभी नहीं है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से मुराद क्या, मैं आपको बता देता हूँ, कब डिस्कस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई मैसेज भेजते हैं, यानी कि विद इन, जब मशीन से बात करती है, तो उसके लिए एक तरह के क्या है कि डिजिटल रूल्स हैं जो आप सेट करते हैं टू इंश्योर कि जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, टू मशीन्स, वो सही है कि नहीं। तो उसका तरीका क्या होता है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं जिससे मैसेज आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन ये अभी हमारे कोर्स में से ये
टॉपिक जो निकल गया है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसलिए निकाला होगा कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा और उसके बाकी पार्ट्स रेलेवेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं निकाला, उसका सिर्फ पार्ट, हालांकि पार्ट रिमूव कर देना चाहिए था। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात आपकी नहीं है, आपको नहीं पता। ओके, Kumail कह रहे हैं कि सर now chapter 6 is exactly the same test of controls we discussed in chapter 5 when order want to know the efficiency of controls. अभी तक हमने तो चैप्टर नंबर 6 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एप्लीकेशन लेवल पे तो पढ़े ही नहीं है। वहाँ तो हमने जो पढ़ा, जो असेस किया था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो हमने क्राइम को असेस किया था कि कंट्रोल रिस्क कैसे असेस करेगा, जिससे हम आप ओरिजिनल आईटी कंट्रोल्स वगैरह देखे थे। एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी हमने नहीं पढ़े, और जब हमने कंट्रोल नहीं पढ़े तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी नहीं पढ़ा। तो वो जो कंट्रोल्स हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े ही नहीं है, वो हम इधर पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ा है कि उसकी कैटेगरी, कुछ इनपुट होंगे, कुछ आउटपुट होंगे, कुछ प्रोसेसिंग के होंगे, और ये भी हमें पता है कि डिफरेंट साइकिल्स होंगे, सेल्स का, परचेज का, इन्वेंट्री का, लेकिन वो क्या होंगे वो हमने पढ़ने हैं कंट्रोल्स। तो कंट्रोल भी अभी पढ़ेंगे, और उन्हीं को अगर टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कुमैल क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, मैं अगर यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि इफ आई वांट टू ड्रॉ समथिंग, हाउ शुड या आपको स्क्रीन पे ये बोर्ड शो हो रहा है, व्हाइट बोर्ड? जी कुछ नहीं शो हो रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाइट कलर का बोर्ड, और मैं कुछ लिखूं तो न्यू शेयर स्क्रीन। ठीक है, अब होगा, अब शो हो रहा है आपको? यस सर, हो रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली अभी हमने करना क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे। अब हमने ये समझ लिया था कि एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स क्या है, कि एप्लीकेशन लेवल पे, और जो बिजनेस को, उसने पूरे बिजनेस को 5-6 साइकिल्स में तोड़ा है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स, परचेज, पेरोल, इन्वेंट्री, फिर इसके बाद आपका कैश एंड बैंक, और आपका एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अब जो सेल्स का साइकिल है, इसमें से आपके 2 से 3 जो आपके अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कवर होती है। एक इस साइकिल जब एंड पे एंट्री क्या होनी है, आपकी रिसीवेबल आपका डेबिट होना है और सेल्स आपकी क्रेडिट होनी। ठीक है, सेल्स के आपकी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, और रिसीवेबल क्या आपका अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, और अगर ये सेल्स कैश भी हुई तो कैश भी आपको डेबिट होगा, वो भी आपका क्या अकाउंट बैलेंस है। तो अगर आप ये सिस्टम अगर ठीक है तो उसका 2 इफेक्ट है। एंड पे हमारा जो सिस्टम चलता है, हमने अपनी काउंटिंग पढ़ के आए हैं, वो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। तो अगर ये प्रोसेस स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और ये प्रोसेस अगर आपका वीक है, क्योंकि इसके पीछे जो एंट्री निकल रही है, इसके पीछे सिस्टम एक ही है। तो ऐसे नहीं होगा कि हम रिसीवेबल और सेल्स के लिए अलग से सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे और रिसीवेबल के लिए करेंगे। हमें एक ही सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे जिसके हमें दोनों
यानी कि एक अकाउंट बैलेंस और एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की तमाम असर्शंस की स्ट्रेंथ हमें मालूम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जब हम परचेज के साइकिल को देखेंगे तो परचेज में बहुत किस्म की परचेज हैं। एक तो आपकी रॉ मटेरियल की परचेज है, जो आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो रही है और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है, और आपकी जो लाइबिलिटीज, फिर आपकी जो इनवॉइस आती है, फिर आपने जो पार्टी क्रेडिट की है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और जो पार्टी आपने क्रेडिट की है वो, फिर अगर आपने इसके अलावा कोई और ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे के एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू कैश अगर कोई एंट्री है, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी कोई एंट्री है, तो वो जो आपकी लाइबिलिटी वाली साइड है और एक्सपेंस वाली साइड है वो भी आपकी सारी की सारी इस परचेज साइकिल से कवर हो रही है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, आपके एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे के सारे इस साइकिल से कवर हो रहे हैं, ठीक है। और अगेंस्ट क्या हो रहा है, आपके जो आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है वो भी इसी साइकिल से आपकी वेरीफाई हो रही है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर एक्सपेंस में बहुत बड़ा एक्सपेंस है पेरोल का, जो कि नॉर्मल जो परचेज नहीं होता, जो आप इंटरनली पे करते हैं, तो उसको अलग कर लिया पेरोल का। और पेरोल का एक्सपेंस एक बहुत मेजर एक्सपेंस है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो इसका अलग से साइकिल बता दिया कि अगर ये एक्सपेंस ठीक है तो आपकी जो एंट्री है पेरोल एक्सपेंस डेबिट और आपका कैश लाइबिलिटी क्रेडिट, तो वो दोनों तीनों आइटम वेरीफाई होंगे। जो इन्वेंट्री बजाते खुद, यानी कि वो इन्वेंट्री तो एक तो परचेज इन्वेंट्री तो कवर होगी जो उसकी प्रोक्योरमेंट है, हाँ उसकी हैंडलिंग, उसकी इशुएंस वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर कैश एंड बैंक के अंदर जो उसकी हैंडलिंग और रिसीविंग और रिकंसिलिएशन, क्योंकि जो कैश आना और जाना सेल्स में, यानी कि सेल बुक हो गई, अब ये रिसीवर्स को कैश में जब कन्वर्ट करना है तो वो हम इधर कवर कर लेंगे, ये पर जो पेमेंट करनी है वो भी इधर कवर कर लेंगे लाइबिलिटी बुक करने के बाद। तो कैश एंड बैंक का अलग से साइकिल है। और फिक्स एसेट्स जो आपके हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको कैसे ऑथराइज करना है, उसमें फिक्स एसेट में, और जो फिक्स एसेट नहीं है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेग्रीगेशन के जो कंट्रोल्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो अगर हम ये सारे ट्रांजैक्शन साइकिल्स जिसको हम कहते हैं अगर हम पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है हमें सिस्टम के एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स का आइडिया हमें हो जाता है। अब हमें चैप्टर डिज़ाइन कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। चैप्टर डिज़ाइन ऐसे है कि आपको थोड़ा सी शुरू में तमहीद के बाद एक ऑब्जेक्टिव बताने के बाद, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर हर साइकिल को डिस्कस करेगा इंडिविजुअली, यानी सबसे पहले वो सेल्स को पिक कर लेगा। सर मैंने एक आपसे कंफर्म करनी थी बात सर। जी जी सर जब मैं जनरल आईटी कंट्रोल्स पढ़ा था ना, उसने कहा था दैट रिलेट टू मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, और उसने कहा था कि नीचे उसने एग्जांपल दी थी पेरोल, सेल्स और परचेसेस, ठीक है। जब मैं एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ा था उसमें भी उसने सेम एग्जांपल दे दी हुई थी, परचेज, पेरोल और ये वाली। वही वाली बात है ना कि कोई ऐसा एक ही कंट्रोल जो मल्टीपल एप्लीकेशन, जो आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक ही करवाया है जिसमें आपकी सेल्स का साइकिल, परचेज का साइकिल और तीसरे आप जिक्र कर रहे हैं कवर होता है, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल है। बट अगर आप इनपुट कंट्रोल्स की बात करेंगे तो तीनों में होंगे लेकिन अपने अपने होंगे। नहीं सर अब देखिए उसने, अच्छा अच्छा, वो यानी कि कह रहा था कि इसके अंदर हेडिंग में, हाँ हाँ, तो एप्लीकेशन सेल्स के अंदर अपने एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे, लेकिन होंगे इनपुट इधर भी होंगे उधर भी होंगे, लेकिन इसके अपने होंगे उसके अपने होंगे। जो जनरल आईटी कंट्रोल्स होता है वो एक ही कंट्रोल होता है जो सब पे, यदि जिस तरह वालदा है, यानी भाई है ना आपस में, भाई तो हैं लेकिन वालदा एक ही है, तो वो उसकी भी है और उसकी भी है और तीनों की है, लेकिन है एक ही, ठीक है। तो उधर जिक्र तो होगा कि जाहिर सी बात है कि असलम, अकरम और मुन्नू की अम्मा है। अब अगर जब हम जाने यार के जब अगर जाने यार के उसके बच्चे हैं तो हर एक अपने अपने बच्चे होंगे ना, असलम, अकरम और मुन्नू के बच्चे, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन अपने अपने एक ही नहीं है। उसके बेटे का नाम बबलू होगा, उसका नाम डड्डू होगा, तो इस तरह करके होगा, ठीक ठीक है। है सर, थैंक तो कोई भी ऐसा कंट्रोल जो मल्टीपल एप्लीकेशन को अफेक्ट, एप्लीकेशंस क्या है, सेल्स ही है ना, मतलब सेल्स की एप्लीकेशन, परचेज जो ऊपर लिखी है ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो कोई भी ऐसा कंट्रोल जो मल्टीपल एप्लीकेशन को अफेक्ट कर रहा है, सेल्स को भी कर रहा है, परचेज साइकिल को भी कर रहा है, पेरोल को भी कर रहा है, तो वो आपका जनरल आईटी कंट्रोल है। और कोई ऐसा कंट्रोल जो स्पेसिफिक सिर्फ सेल्स के लिए ही है, यानी कि इनपुट कंट्रोल जो सेल्स का है वो परचेज में नहीं लग सकता, उस परचेज का इनपुट अपना अलग होगा, ठीक है। तो दैट इज योर एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स। तो सिर्फ नॉर्म कॉमन होने से सेल्स इज एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंट्रोल जो मल्टीपल एप्लीकेशंस पे है तो दैट इज जनरल आईटी। ऐसा कंट्रोल जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे है दैट इज एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। तो अभी हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में जो पढ़ रहे होंगे दैट इज एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। हम सेल्स को फॉर एग्जांपल पिक करेंगे पहले एप्लीकेशन को, और फॉर द ईज हम फर्दर इसको सब साइकिल, इस पहला साइकिल सब साइकिल में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पहले ऑर्डर को अलग कर लेंगे, ऑर्डर के पहले हम कंट्रोल्स देखेंगे, ऑर्डर, डिस्पैच और रिकॉर्डिंग, ये तीन एक्टिविटीज हैं।
ऑर्डर करना, डिस्पैच करना, रिकॉर्ड करना सेल्स को, ठीक है। ऑर्डर रिसीव होगा तो आइडली ये वो आर्च वाला कॉन्सेप्ट है, ऑथराइज्ड, रिकॉर्डिंग, कस्टडी। तो कम से कम ये तीनों चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, उसने जिसको उसने अलग भी कर लिया, ठीक है। अब तो इसका मेथड क्या है कि वो हर साइकिल को पिक करेगा और उसको फिर सब साइकिल में डिवाइड कर देगा। ऐसे परचेज को जब पिक करेगा तो उसको कहेगा यार कि ऑर्डर वहाँ पे आप प्लेस कर रहे, रिसीव कर रहे, यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, वहाँ पे आप गुड्स डिस्पैच कर रहे, यहाँ पे गुड्स आप रिसीव कर रहे होंगे, वहाँ भी रिकॉर्डिंग थी, यहाँ भी रिकॉर्डिंग थी, वहाँ आप रिसीवर बुक कर रहे, यहाँ पे आप लाइबिलिटी बुक कर रहे होंगे। ऐसे ही जब पेरोल पे आएगा तो उसको भी तोड़ेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, तो फिर सेल्स के बाद जो सब साइकिल, फिर ऑर्डरिंग, फिर डिस्पैच, फिर रिकॉर्डिंग, तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस करेगा। डिस्कस क्या करेगा, हर सब साइकिल में 4 बातें। देखो, एक तो हमने कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हमने पढ़नी ही है कि एप्लीकेशन लेवल पे कंट्रोल क्या होगा और एप्लीकेशन लेवल पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा। लेकिन कंट्रोल आप समझ नहीं सकते जब तक आप, कंट्रोल अच्छा है या बुरा है ये कब फैसला होगा, जब कंट्रोल अपना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा होगा। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहा हो, जो भी उस प्रोसेस में रिस्क है उसको मिटिगेट कर रहा हो। रिस्क है कि अनऑथराइज स्टूडेंट क्लास अटेंड ना करे, ये पेरोल, ये रेवेन्यू का रिस्क है, पैक का। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमेशा शुड भी करके होगा कि अनऑथराइज एक्सेस टू क्लास को रोका जाए, मतलब चाहिए, ये रोका जाना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट कंट्रोल क्या है, अगर फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो क्या कि क्लास में एंट्री से पहले जिसने पेमेंट की है उसकी लिस्ट मौजूद है, उसमें उसका नाम है तो क्लास में एंटर होगा, अदरवाइज एंटर नहीं होगा। और अगर ऑनलाइन है, जिसने फीस पे की है सिर्फ वही, उसी को LMS लॉगिन आईडी मिलेगा और वही क्लास ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। तो दैट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होगा कि जो ऑडिटर आके टेस्ट करेगा, वो कैसे टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा कि एक तो वो भी इंक्वायरी, इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व कर सकता है पहले, और साथ वो रीपरफॉर्म, रिकैलकुलेट, मैचिंग, ट्रेसिंग, किसी भी तरीके से वो क्या करेगा, वो कंट्रोल से टेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, वो एक लिस्ट देख लेगा कि जिन्होंने फीस जमा की है और उसको मैच कर लेगा किससे, जिनको लॉगिन आईडी इशू है। तो अगर तो ये कंट्रोल आपको इफेक्टिव है तो आइडली उन्हीं को लॉगिन आईडी इशू होना चाहिए जिसने फीस पे की है, अदरवाइज उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा, इस तरह से कंट्रोल अपना टेस्ट करेगा कि ये कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो इंक्वायर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, अगर कोई कैलकुलेशन है तो रिकैलकुलेट कर सकता है, रीपरफॉर्म कर सकता है। तो डिफरेंट उसके पास टूल्स हैं कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए, कि कंट्रोल को असेस नहीं करना है यहाँ पे उसने कि इसका डिजाइन ठीक है ही नहीं, अब कंट्रोल को टेस्ट करना है कि वाकई कंट्रोल जिस तरह से कह रहे हैं वैसे ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। The test of control is about checking the operating effectiveness. उसको डिजाइन में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में असेस कर चुका हूँ, अगर वो बेहतर है तभी यहाँ पे बात पहुंची, तभी मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा हूँ। अगर उसको डिजाइन ही फारिग होता तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही ना कर रहा होता। तो हर सेल्स को पिक करेगा, वो ऑर्डर को पिक करेगा, और ऑर्डरिंग में जितने रिस्क हैं वो लिखेगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर आ जाएगा वो डिस्पैच पे, डिस्पैच पे कितने रिस्क हैं, फिर डिस्पैच के रिस्क लिखेगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा, रिकॉर्डिंग के रिस्क क्या है, रिकॉर्डिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग कंट्रोल्स क्या है, रिकॉर्डिंग के टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे। ये जब तीनों बातें डिस्कस होंगी तो आपका सेल्स का साइकिल खत्म हो जाएगा। फिर आएगा जी परचेज का साइकिल। फिर उसको पहला हिस्सा क्या है, ऑर्डरिंग, फिर 4 बातें उसमें, रिस्क, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये 6 साइकिल हमने पूरे करने हैं। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम अपनी बुक देखें, पहले में उसने थोड़ी तमीज बांधी है, वो हम बाद में देख लेते हैं।
जो मेजर ट्रांजैक्शन साइकिल्स उसके 6 हैं, सेल्स, परचेज, बैंक, इन्वेंटरी, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट करेगा सेल सिस्टम आपका, और उसको सेल को उसने तोड़ दिया 3 हिस्सों में, रिसीविंग, डिस्पैचिंग, रिकॉर्डिंग। फिर ऑर्डरिंग स्टार्ट किया उसने, और ऑर्डरिंग में सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, ऑर्डरिंग के रिस्क। रिस्क के बाद क्या बता रहा है आपको, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, फिर कंट्रोल्स, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये ऑर्डरिंग के हो गए। फिर डिस्पैच के रिस्क, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और फिर रिकॉर्डिंग के रिस्क। अब उसने जिस तरह आगे जाएगा तो रिस्क और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मिला दिया उसने, प्रिंसिपल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये सारी बात कर ली तो सेल खत्म हो गया। फिर आपका आ गया परचेज। परचेज में भी ऐसी ऑर्डर 3 में उसने तोड़ दिया आपको। ऑर्डर रिसीव का, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, गुड वहाँ पे डिस्पैच थी, यहाँ पे रिसीव है गुड, और रिकॉर्डिंग करनी है आपने। ठीक है, तो फिर ऑर्डरिंग के रिस्क क्या हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रिंसिपल कंट्रोल्स क्या हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। ऐसे अगले रिसीविंग आ गया। तो कुछ क्लियर हुई बात आपको कि किस तरह से हमने इसको आगे लेके चलना है? सर ये सारा पढ़ा दिया आपने? नहीं नहीं, भी शुरू करना है हमने। चलो शुक्र है। ऐसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा नचो तो मदीने जो के बच्चों। सर वो अच्छा, पता नहीं लगता ना, फिर आपका फ्लो में फिर आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैंने पढ़ा भी दिया होता तो तुम आप घर जाते तो आपको ऐसे ही लगता कि हमने पढ़ लिया हुआ है। सर वही माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, वही सर आपकी बात है। मैं जो दिन नहीं रहता, मैं तो फोकस ही रहता हूँ, ये इधर उधर निकल जाता है बस ही। अच्छा जी, आगे चलें। अब अगली बात है कि ये हम चारों चीजें तो पढ़ रहे हैं, रिस्क, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये टेस्ट कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले पता होगा इसमें टेस्ट कैसे होना है, ताकि हम वैसे ही प्रैक्टिस करें। तो कई दफा क्या होगा कि आपको वो सिनेरियो दे देगा, जिस तरह मेरे ख्याल से आपको सेल्स का क्वेश्चन अगर आप कह रहे हैं तो आपको दिया होगा उसने। क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2-3 किस्म के आते हैं। कई दफा उसको आपको वो एक चीज दे देता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मेंशन कर देगा और ये दो आपसे पूछ लेगा। कई दफा ये मेंशन कर देगा, ये पूछ लेगा। कई दफा आपको सिनेरियो दे देगा और कहेगा आप मुझे बताएं इसमें कंट्रोल वीकनेस क्या है। कंट्रोल वीकनेस क्या है कि कंट्रोल का ना होना। तो जो कंट्रोल मिसिंग है वो कंट्रोल वीकनेस है। तो कहते हैं इसकी इम्प्लीकेशन बताएं क्या है। इम्प्लीकेशन यही है कि जो उसका रिस्क है वो उसकी इम्प्लीकेशन है। कि दफा आपको सिनेरियो दे देता है, कहते हैं कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करें, उसकी इम्प्लीकेशन बताएं। तो उसका मतलब क्या है कि जो कंट्रोल मिसिंग है, यानी कि कंट्रोल जो होना चाहिए था आप उसको उल्ट लिख देंगे कि कंट्रोल नहीं है। और कहता है मुझे इम्प्लीकेशन बताएं, तो आपसे रिस्क पूछ रहा है। तो कई दफा उसने कंट्रोल वीकनेस दे दी, कंट्रोल वीकनेस उसने मेंशन कर दी और आपसे पूछ लिया इम्प्लीकेशन, यानी कंट्रोल वीकनेस मेंशन कर दी उसने। एक चीज मेंशन करेगा, एक चीज पूछेगा आपसे रिस्क मेंशन कि वो एक चीज मेंशन करके 2-3 चीजें पूछ सकता है कि उसने कंट्रोल वीकनेस मेंशन कर दी, आपसे इम्प्लीकेशन भी पूछ ली, ये पूछ लिया भी बताया फिर सूटेबल कंट्रोल्स क्या हैं, ये भी पूछ सकता है। कई दफा वो ये कह सकता है कि आप कंट्रोल भी आपने बता दिए, आप ये बताएं कि अगर इसको टेस्ट करेगा और टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं। यानी कि वो इन चारों में से कोई एक चीज मेंशन करेगा। या 5वीं चीज क्या है, कंट्रोल वीकनेस। कंट्रोल होना और कंट्रोल ना होना कंट्रोल वीकनेस है। तो इन 5 में से वो कोई एक चीज मेंशन करेगा और बाकी चीजें आपसे पूछ सकता है। कई दफा ऐसे भी करेगा कि आपको कंट्रोल्स मेंशन कर देगा, क्या कंट्रोल वीकनेस नहीं बताएगा, कंट्रोल्स बताएगा आपको, या उस कंपनी ने ये कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त इंप्लीमेंट कर दिए, कंट्रोल और अच्छे कंट्रोल्स हो गए, लेकिन आपको मेंशन कर देगा, उसमें कोई वीकनेस नहीं है। आप कहेगा कि बताएं ये किस रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, ये इसकी कौन सी इंप्लीकेशन कवर हो जाएंगी, तो आपने वो रिस्क लिखना है जिसको मिटिगेट कर रहे हैं। कई दफा कंट्रोल्स मेंशन कर देगा और कहेगा कि मुझे बताएं कि ये कंट्रोल्स तो हैं। अब आप एज ऑडिटर गए हैं वहां पे,
आप बताएं हमने कंट्रोल्स को टेस्ट करना है तो किस तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे? तो कई दफा आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछ लेता है, कई दफा वो कंट्रोल्स दे के पूछता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं, और फिर आपसे ये पूछ लेता है कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आप क्या अचीव करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या देखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताएं, और इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो आपने अप्लाई किया है इससे आप क्या वेरीफाई करेंगे, और रीजन फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएं। तो रीजन फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करना। तो खैर अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत, अभी तो हमने पढ़ना ही शुरू नहीं किया ये तो मैं, लेकिन आपको एक स्केच खींच के ये देना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ये बात तय करना चाह रहा हूँ क्या, कि ये चारों जो एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा रिस्क दे के हमसे कंट्रोल पूछेगा। सवाल जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसमें तो हमारा फ्लो यही होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एरिया के रिस्क क्या है, क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, यहाँ तक हम सोचेंगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम कहेंगे कि अच्छा अगर ये कंट्रोल्स हैं तो फिर इसको टेस्ट कैसे करना है, वो हम सोचेंगे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने जब क्लास में पढ़ेंगे तो यही फ्लो से चलेंगे, रिस्क, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव। तो जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल एक दिन हमें सेल्स पे लगेगा, शायद 2 दिन लगे, तो ये तकरीबन आगे जो हमारा कम से कम भी तकरीबन 7-8 क्लासेस मजीद जो है इस टॉपिक पे हमारी लग रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी एक बेस बनाई जा रही है कि, और आपने बिल्कुल भी इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। थोड़ा सा ये खुश्क टॉपिक है क्योंकि 5-6 एरियाज हैं, और कहते हैं इंसान कहते हैं बस बस करते हैं, बस जिंदगी तंग हो गई हमारी, बट वी नीड टू रियली गियर अप। देखो उसके लिए हम करेंगे क्या कि बजाय 1 से 2 दिन में चले जाए, लेकिन हम साथ एक क्वेश्चन उसका साथ ही अटेम्प्ट कर लिया करेंगे ताकि हमारा नॉलेज साथ साथ अप्लाई हो रहा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कंट्रोल से सवाल आता है जो कि हर तीसरी अटेम्प्ट के बाद दूसरे एरिया से आ जाता है, हर दफ़ा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 4 मेजर टॉपिक्स हैं उनमें से 3 टॉपिक टेस्ट होना है, जिसमें से एक कंट्रोल्स है जो बड़ा टॉपिक टेस्ट होना है। रिपोर्ट, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क और रिपोर्ट का क्वेश्चन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ, और अगर आता है तो 10 से 15 नंबर का आता है, ऐसे नीचे नहीं आता, ठीक है। तो इसको हमने बड़ी तसल्ली से, और हमने इसको क्रैम नहीं करना, बुक हमने घर जाके देखनी है। यू विल कम अप विद योर आइडियाज कि क्या रिस्क हो सकते हैं मैक्सिमम ऑर्डर करते हुए। हम गलत ऑर्डर कर दें, हम डबल ऑर्डर इंटर कर दें, हम ऑर्डर इंटर ना करें, हम क्रेडिट चेक ना परफॉर्म करें, जो भी आपके जहन में मैक्सिमम आ रहा है। पहले शुरू में हमारा 1-2 दिन ज़्यादा लगेंगे जस्ट सोचने के लिए क्या रिस्क क्या होते हैं, फिर कंट्रोल्स क्या होते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करना है। एक दफ़ा जब हमारा फ्लो बन जाएगा तो हमें इन चीज़ों को खुद ही, अब मसला ये है कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आना है, ज़रूरी नहीं कि जो रिस्क बुक में मेंशन किए हैं वही आए, इसके अलावा भी आ सकते हैं। जहाँ एथिक्स का क्वेश्चन था, पर्टिकुलर लेवल 2 की टेस्टिंग का क्वेश्चन है, इसलिए वी नीड टू बी विजिलेंट। समझ आ गया आप लोगों को? तो अभी तक आपने जो जाके जो कहते हैं घर में, इसमें कोई सिर्फ जो है आपने जो पढ़ना है, अभी हमने जो इसका जो 1.3, 1.4, 1.2 आप नहीं पढ़ेंगे और 1.1 वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है, आपने घर से आज जो पढ़ के आना है, एक कैट छोड़ दें आपने पढ़ के आना है 1.1, 1.3 और 1.4, ये आपको होमवर्क है, बस आपने ये रीड करके आना। इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड थोड़ा सा और जो मजीद रहेगी उसको कंफर्म करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह सेल्स का साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये रेफरल टेस्ट मेरे ख्याल से होते हैं जो कि जब इनका पेपर फेल हो गया ना तो वो फिर पूरे टॉपिक के टेस्ट देते हैं, रेफरल टेस्ट वो होते हैं। और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने ऑडिट का पेपर भी दिया और जिनका पास नहीं हुआ। सर हम भी दे दें एक दफा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा के लिए? हाँ दे दें, वो ये इंश्योर कर लें कि वो उन टॉपिक्स के हों जो आपने पढ़ ली हैं, क्योंकि वो तो उन टॉपिक्स के भी होंगे जो भी आपने नहीं पढ़े। ठीक हो गया सर, मैं आज मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ। हाँ तो अगर उनके हैं तो बिल्कुल दे, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही है। जी सर, ओके हो गया। तो वसीम अभी हमने इसको पढ़ना शुरू करना है, परेशान ना हो। अभी 1.1 और 1.3, 1.4 पढ़ें, तो इंशाल्लाह कल से हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, वसीम हमारे कहने पे तुम्हारी पिक लगा ली है मैंने, और बताओ। थैंक यू। क्या चल रहा है? बस मेरा तुम लोग ये काम करते रहा करो। सर जी कल मैं आपकी ऐसी एक पिक लेके आऊंगा, आप देखिएगा, बस उसको आपने देखते रहना है। सर ये फारिग है, इसको और कोई काम नहीं है, फारिग इंसान है ये, ठीक है, आप छोड़ें इसको। एक मिनट यार, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं। हाँ जी, वाह क्या चल रहा है यार सर, तुम लोगों? सर मैं कहता हूँ माशाल्लाह कल आप देखिएगा, बस आपकी पिक एक ऐसी डैशिंग लेके आऊंगा ना, वो फ्री हो जानी है।
सर ये यूआई में बैठे हैं आप? हाँ सर ये अब आपको सही तरह नजर आनी है, ये है क्या बात है। चलो, मैं कह यार तुम ये मेरी ये फोटो देख लिया करो और ये फोटो तुम ना लगाया करो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। ठीक हो गया रिकॉर्डिंग हो रही हो, कहाँ जाएगी रिकॉर्डिंग, क्या सोचोगे? सर। ये सर शुएब के साथ भी, सर मिर्जा के साथ भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता सर, ये सारा चिल है। सब टीचर्स के साथ होगा इंशाल्लाह। तो सर शुएब की दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। सर शुएब की दिखा। देखिए सर, अब मैं इसको कुछ कहूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो मैं अलग से बताऊंगा किस तरह लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है सर, ठीक हो गया, डन करें। चलिए ओके, चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।